जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं बहादुर लोधी और स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। दोस्तों दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बन गई हैं? दोस्तों उनका नाम है हरप्रीत चंडी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में ब्रिटिश सेना की और 32 वर्षीय भारतीय मूल की सिख सैन्य अधिकारी हैं हरप्रीत चंडी। और ये दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर बिना किसी के समर्थन और मदद के पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये एंड्रयू गारफील्ड के लिए मिला है। ठीक है, हम फैक्टों की बात करें तो हाल ही में लॉस एंजल्स में 69वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस अवार्ड में विजेताओं में बात करें तो एंड्रयू गारफील्ड को फिल्म टिक टिक बूम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है तो दी पावर ऑफ डॉग नामक मूवी के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। दोस्तों इसी के साथ में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा तो जनवरी 2021 से लगाकर और अब तक जब आप इस बुक को बाय करेंगे तब तक का आपको अपडेट करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं ना उनमें प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2021 से लगाकर और अब तक का करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करें कि और क्या रहेगा तो 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1100 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारे इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। यदि हम बात करें कि टोटल डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे तो टोटल 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि डिटेल एमसीक्यू इसका मतलब क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं ना इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर्स की तैयारी आप हमारे ई बुक से करते हैं तो आप बेहतरीन करके आएंगे उस एग्जाम में, आप सिलेक्शन छीन के आएंगे उस एग्जाम का। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में ईको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो दोस्तों ईको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जो हैं वो सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। ठीक है, और हम बात करें कि सोमा शंकर प्रसाद ने किसको रिप्लेस किया है तो दोस्तों इन्होंने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। ठीक है, अतुल कुमार गोयल का इन्होंने स्थान लिया है। तो जो अतुल कुमार गोयल हैं, ठीक है, इनको क्या बना दिया गया है दोस्तों, इनको पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है। ठीक है, और अतुल कुमार गोयल की जगह पर ईको बैंक के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन बने हैं तो सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में लॉन्च पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? दोस्तों फेयरलेस गवर्नेंस जो है ये बुक हाल ही में लॉन्च करी गई है। और इस बुक के राइटर कौन है तो इस बुक की जो लेखिका हैं वो है डॉक्टर किरण बेदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों इस बुक की राइटर जो हैं ये किरण बेदी हैं। तो इस बुक के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखित पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। और दोस्तों किरण बेदी जो हैं ये पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और ये देश की पहली महिला आईपीएस हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे। और दोस्तों ये जो पुस्तक है इसमें पुदुचेरी की उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर किरण बेदी के लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस में उनके 40 वर्षों के अनुभव की जमीनी हकीकत का वर्णन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों नेस्कॉम के जो न्यू चेयरमैन हैं ये कृष्णन रामानुजन बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अप्रैल 2022 को टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में एंटरप्राइजेज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों कृष्णन रामानुजन ने रेखा एम मेनन का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कागज रहित अदालत यानी कि पेपरलेस कोर्ट कौन सी बनी है? दोस्तों देश की पहली पेपरलेस कोर्ट जो है ये केरला हाई कोर्ट बन गई है। कौन सी? केरला हाई कोर्ट बनी है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस के जो न्यू सीईओ हैं वो बने हैं विनोद कन्नन। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दोस्तों मोहम्मद हफीज जो हैं ये किस देश के क्रिकेटर हैं? दोस्तों ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। ठीक है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? दोस्तों क्रिस मॉरिस जो हैं ये किस देश के क्रिकेटर हैं? ये दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने 34 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के जो नए अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ये जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इस परिषद का उद्देश्य क्या है? तो ऐतिहासिक शोध को दिशा देना और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना इस परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों जो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर हैं इनको हाल ही में 3 साल की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक इस परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसको नियुक्त किया है? दोस्तों नया विदेश सचिव जो है ये विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। और विनय मोहन क्वात्रा की हम बात करें कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? दोस्तों इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइल RS-28 सरमेट का परीक्षण किया गया? दोस्तों याद रखना दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम मिसाइल का नाम क्या है? तो RS-28 सरमेट। ठीक है, और इसका सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? दोस्तों इसका सफल परीक्षण जो है ये रसिया देश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कमाल खान कौन थे? दोस्तों कमाल खान जो हैं ये फेमस पत्रकार थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का और दिल का दौरा पड़ने से 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे और पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए इनको रामनाथ गोयनका और राष्ट्रपति के हाथों गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना कमाल खान कौन थे? तो ये पत्रकार थे और ये एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों 12वें नंबर की और सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये हरियाणा ने जीत लिया है। ठीक है, और दोस्तों यदि हम बात करें इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था तो इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। ठीक है, और ये चैंपियनशिप जीती किसने है? तो हरियाणा राज्य ने जीती है। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने
किस देश को प्रभावित किया है? दोस्तों याद रखना, जो मैगी है यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है और इस तूफान ने फिलीपींस देश को प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, कोई भी तूफान हो, चक्रवात हो, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखना मैगी तूफान ने जो है फिलीपींस देश को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है ये किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। और दोस्तों कार्लोस सैंज जूनियर जो हैं स्पेन के हैं, इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रतियोगिता किसने जीती है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों क्रिकेटर सुरेश रैना जो हैं इनको मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट आइकन 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्ट स्ट्राइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक लेजर हथियार विकसित किया है? दोस्तों अंतरिक्ष में ही उपग्रह को नष्ट करने के लिए एक लेजर हथियार विकसित कर लिया है। ठीक है, उस लेजर हथियार का नाम क्या है? तो रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर उस लेजर हथियार का नाम है। ठीक है, और इस लेजर हथियार को शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? तो RKA इस लेजर हथियार को शॉर्ट में कहा जाएगा। और इस हथियार को किस देश ने डेवलप कर लिया है? तो चाइना ने डेवलप कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? दोस्तों PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्टार्टअप डे जो है ये किस तारीख को मनाने की घोषणा करी है? तो 16 जनवरी को ये दिवस मनाया जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप के कल्चर को भारत के दूर दराज तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये स्टार्टअप है क्या। दोस्तों किसी भी व्यवसाय को, किसी भी बिजनेस को नए तरीके से करना या फिर कुछ नया काम काज शुरू करना जिसमें कुछ लोग साथ में मिलकर वो काम करते हैं या फिर किसी कंपनी की नींव रखते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको इंक्यूबेशन कहते हैं। ठीक है, हम कई बार बोलते हैं कि हमें कुछ लोगों के साथ में मिलकर या फिर दोस्तों के साथ में मिलकर स्टार्टअप करना है। ठीक है, स्टार्टअप करना है यानी कि कुछ नया बिजनेस कुछ नए तरीके से करना है, ये कहलाता है स्टार्टअप। ठीक है, और दोस्तों नेशनल स्टार्टअप डे जो है ये अब हर साल कब मनाया जाएगा? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। और जब कोई दिवस पहली बार मनाया जाता है या फिर कि उसका अनाउंसमेंट किया जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? दोस्तों वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं, उनका नाम क्या है? क्लाइव लॉयड इनका नाम है। ठीक है, और दोस्तों क्लाइव लॉयड को जो है ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक और वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी क्लाइव लॉयड को क्रिकेट में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि जो नाइटहुड की उपाधि हासिल कर लेता है, यदि पुरुष को दिया जाता है, किसी पुरुष को यदि नाइटहुड की उपाधि दी जाती है तो उसको सर, ठीक है, यानी कि उसके नाम के साथ में सर टाइटल लगाया जाता है। और यदि यही उपाधि किसी महिला को दी जाती है तो उसके नाम के साथ में डेम टाइटल लगाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों नाइटहुड और डेमहुड को पारंपरिक रूप से इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा तलवार के स्पर्श के साथ में प्रदान किया जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि जो क्लाइव लॉयड हैं इनको तलवार का स्पर्श करवाया गया है। ठीक है, और उसके बाद इनको ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का तरीका विकसित कर लिया है? तो दोस्तों बैक्टीरिया और यूरिया की मदद से और मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंटें बनाने का जो तरीका है ये किस संस्थान ने डेवलप कर लिया है? तो ये इसरो ने डेवलप कर लिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों तोशिकी कैफू जो हैं ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये जापान के कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो 1989 से लगाकर 1991 तक ये जापान के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? दोस्तों हाल ही में अमेरिका की 37 वर्षीय, ठीक है, अमेरिका की हैं, इनकी एज कितनी है? तो 37 है और इनका नाम क्या है? तो साइलेंट फोर्ड इनका नाम है और इनको मिसेज वर्ल्ड 2022 का विजेता के रूप में इनको ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? तो दोस्तों न्याय घड़ी यानी कि जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट जो है ये गुजरात हाई कोर्ट बनी है। दोस्तों यदि हम फैक्टों की बात करें तो ये जो न्याय घड़ी है ये मामलों के निपटान और जो लंबित केस होते हैं, ठीक है, आदि को प्रदर्शित करता है और इस नई पहल से हाई कोर्ट केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच में निरंतर विचार विमर्श, समन्वय और सहयोग के माध्यम से न्यायपालिका की तकनीकी सक्षमता को संभव बनाया गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हाई कोर्ट के बाहर लगाई गई है जस्टिस क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस और टीसीएस के जो न्यू एमडी एंड सीईओ हैं ये राजेश गोपीनाथन बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम टीसीएस की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1968 में इसकी स्थापना करी गई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या फिर इसको विश्व वानिकी दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 21 मार्च को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें कि 2022 के अंदर इसकी थीम क्या रही तो वन और सतत उत्पादन और खपत जो है इसकी थीम रही है 2022 में। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से और पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों रूपीक कंपनी जो है इसने भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, डिटेल की हम बात करें तो हाल ही में डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म है रूपीक और इसने भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों इस कार्ड की मदद से क्या होगा तो करोड़ों उपभोक्ता जो कि लोन लेने की चाहत रखते हैं वो निष्क्रिय पड़े स्वर्ण आभूषण से अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये कार्ड जो है ये पहला ऐसा कार्ड है जिसके लिए कोई भी सवाल जवाब नहीं किया जाता है और 60 मिनट या फिर उससे कम समय में ग्राहक के दरवाजे पर यह डिलीवर कर दिया जाता है रूपीक कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया? दोस्तों याद रखना कि जो रेडियो अक्ष है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और ये कहां पर लॉन्च किया गया? दोस्तों नागपुर में इसको लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के जो नए सीईओ हैं ये तकुया तुसुमुरा बने हैं। ठीक है, डिटेल देखें तो दोस्तों जापानी वाहन निर्माता कंपनी है होंडा। ठीक है, इसके नए अध्यक्ष और सीईओ जो हैं ये तकुया तुसुमुरा बने हैं। ठीक है, और इन्होंने गाकू नकाशिनी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया? दोस्तों जब भी कोई फेमस पर्सनालिटी का निधन होता है वहां से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, किस बीमारी के कारण निधन हुआ, कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ, ये कौन थे, इनको कौन सा अवार्ड कब मिला, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करें रवीश तिवारी की तो इनका निधन जो है ये कैंसर बीमारी के कारण हुआ है। अब फैक्टों की बात करें तो हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का
का और कैंसर की बीमारी के कारण और 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े थे और वह अपनी राजनीति समाचार रिपोर्टिंग के कारण काफ़ी प्रसिद्ध भी थे और इससे पहले इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स में वरिष्ठ सहायक संपादक और इंडिया टुडे में एसोसिएट एडिटर और इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में भी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हिम प्रहरी योजना को किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों, हिम प्रहरी योजना को शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जिलों में पलायन करने वाले पूर्व सैनिकों और युवाओं को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुरजीत सेनगुप्ता का निधन हो गया? दोस्तों, सुरजीत सेनगुप्ता ये किस खेल से जुड़े हुए थे? दोस्तों, ये फुटबॉलर थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में भारत के पूर्व मिडफील्डर सुरजीत सेनगुप्ता का और कोरोना वायरस के चलते 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सेनगुप्ता 1970 में जो थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई खेल आयोजित हुए थे। ठीक है, और ये इन एशियाई खेलों में जो भारतीय फुटबॉल टीम कांस्य पदक जीती थी। ठीक है, तो ये इस टीम का हिस्सा थे। कौन? सुरजीत सेनगुप्ता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी जो है ये कौन सी बन गई है? डाबर इंडिया बन गई है। ठीक है, और दोस्तों डाबर इंडिया जो है ये पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का कलेक्शन किया, उसकी प्रोसेसिंग की, उसको रिसाइकिल किया। ठीक है, और ऐसा करके ये इंडिया की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इजराइल देश ने। किस देश ने? इजराइल देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। ठीक है, और इसका नाम बदला गया और इसका नाम जो है ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। नेक्स्ट वन की हम बात करें इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम जो है ये टंटिया भील रेलवे स्टेशन किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों के लिए आयुष वीजा जारी करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई? दोस्तों, विदेशियों के लिए और आयुष वीजा जारी करने की घोषणा जो है ये किसके द्वारा करी गई? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई। ठीक है, इस वीजा से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष दवा का लाभ लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, दिशांक ऐप जो है ये किस राज्य के राजस्व विभाग ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों, विश्व कला दिवस 2022 जो है ये मनाया गया 15 अप्रैल को। ठीक है, और यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि जो कला दिवस है ये प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची जो हैं ये प्रसिद्ध पेंटर हैं। याद रखना कौन है? प्रसिद्ध पेंटर हैं। और लियोनार्डो दा विंची इनकी एक फेमस पेंटिंग है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि मोनालिसा। मोनालिसा किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग है? तो ये लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। और मोनालिसा पेंटिंग सभी लोगों ने देखी होगी, यदि नहीं देखी तो अभी के अभी गूगल करें और इस पेंटिंग को देखें। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 20 मार्च को। ठीक है, और हम बात करें इस दिवस की 2022 में थीम क्या रही?
तो शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो, इस दिवस की 2022 में थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन व्यक्ति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं? दोस्तों एनसीईआरटी के जो न्यू डायरेक्टर हैं ये कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दिनेश प्रसाद सकलानी ने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। अब एनसीईआरटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1961 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये तमिलनाडु ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा संस्करण था, कौन सा ऑडिशन था? तो 71वां था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया और इसमें तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और हम बात करें महिला वर्ग में तो महिला वर्ग में रेलवे ने तेलंगाना को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? दोस्तों गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है ये बन गई हैं कला रामचंद्रन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया, वह कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बप्पी लाहिड़ी जो हैं ये प्रसिद्ध गायक यानी कि संगीतकार थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों को कवर करें तो वयोवृद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका असली नाम क्या था? तो आकोलेस लाहिड़ी पूछ लिया जाएगा असली नाम इनका क्या था। तो आकोलेस लाहिड़ी इनका असली नाम था। इनको लोग प्यार से बप्पीदा के नाम से जानते थे। ठीक है, और बप्पीदा का 1973 में और फिल्म नन्हा शिकारी में अपना इन्होंने म्यूजिक दिया था, पहला म्यूजिक। ठीक है, इसके बाद इनका आखिरी बॉलीवुड गाना 2020 की फिल्म बागी 3 के लिए रहा। गाना कौन सा था? वंकस था। ठीक है, तो इनका आखिरी गाना आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला म्यूजिक जो है किस फिल्म के लिए दिया, इनका असली नाम क्या था, इनका उपनाम क्या था। ठीक है, सभी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? दोस्तों एयर इंडिया के न्यू सीईओ और एमडी जो हैं ये कौन बन गए हैं? इलकर आईसी बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये किस राज्य की हैं? तो दोस्तों सारी डिटेल को हम जानेंगे। दोस्तों बीजेपी ने और उड़ीसा की आदिवासी नेता हैं, इनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित होने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और ये झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल हैं। ये रिकॉर्ड भी इनके पास में है। और वहीं हम बात करें कि विपक्ष की ओर से किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? दोस्तों चंद्रशेखर पाटिल आपको याद रखना है ये कौन थे? तो ये मशहूर लेखक थे। ठीक है, और ये किस भाषा के लेखक थे? तो ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे और इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, ये कई आंदोलनों से भी जुड़े थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपको बता दूं कि ये कन्नड़ साहित्य में वंद्या शैली की अग्रणी आवाजों में से एक थे और उन्होंने कई साहित्यिक किसान आंदोलनों में भाग लिया। ठीक है, जैसे गोकाक आंदोलन, वंद्या आंदोलन, आपातकाली विरोधी आंदोलन आदि आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों इंडिया ओपन 2022 में और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है लक्ष्य सेन ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो जनवरी 2022 में नई दिल्ली में आयोजित ओपन इंडिया 2022 में अपने देश के लक्ष्य सेन ने
लोहे की न्यू सिंगापुर को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ठीक है। और ओपन इंडिया 2022 में बोसानन ओगबा रंगफान जो कि थाईलैंड की हैं, इन्होंने हमवतन स्वप्नदा कटेथोंग जो कि थाईलैंड की हैं, इनको हराकर महिला एकल का खिताब जीत लिया है। आपको केवल पुरुष एकल का विशेष तौर पर याद रखना है। अपने देश के लक्ष्य सेन ने जीता है। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो हमारी ई बुक को अभी के अभी डाउनलोड कर लें। इस ई बुक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस ई बुक में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। ई बुक की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक की लिंक मिल जाएगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में अपना देश भारत किस स्थान पर रहा है? आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो ना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। ठीक है। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो यदि आपको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।